हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब के जीएस एग्ज़ाम सॉल्यूशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी में टॉप 50 क्वेश्चन देखेंगे जीके का, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, जो लोग भी नए होंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। जीएस एग्ज़ाम सॉल्यूशन चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और उस पर तमाम तरह के आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, जैसे यूपी ट्रिपल एससी पेट का है, लेखपाल का है, यूपीपी का है, या अन्य जैसे यूपीपीसीएस है, बीपीएससी, एमपीएससी, यूकेपीएससी, यूपीएसएससी पेट, यूपीएसआई, बीडीओ लेखपाल, आरओ, यूपी टीजीटी, पीजीटी, केवीएस टीजीटी, टेट, सीटेट, एस्टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, या ऑल वनडे एग्ज़ाम, जिस चीज़ की भी आप तैयारी कर रहे होंगे, यह प्रश्नोत्तरी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए, समय को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, हम अपना आज का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है कि पृथ्वी का केंद्रीय भाग किससे बना होता है। आपके सामने क्वेश्चन पहला है दोस्तों कि पृथ्वी का केंद्रीय भाग किससे बना होता है। आपके सामने ऑप्शन है ए नीफे से, बी सीमा से, सी रियाल से और डी सिल्वर से। तो देखिए, पृथ्वी का जो केंद्रीय भाग होता है दोस्तों, ऐसे होता है सियाल, सीमा, नीफे। ठीक है, तो सियाल ऊपरी परत से नीचे वाला जो होता है उसके सीमा के नीचे, सियाल के नीचे सीमा होता है, उसके बाद आपका नीफे होता है। ठीक है, तो पृथ्वी का केंद्रीय भाग पूछ रहा है, तो जाहिर सी बात है ये आपका अंदर वाला भाग होगा। तो पहले क्या है, सियाल होता है एस आई, फिर उसके बाद सीमा होता है एस ई। ठीक है, उसके बाद क्या होता है आपका नीफे, एन ई एफ ई। ठीक है, निकिल और फेरस। ठीक, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नीफे, यानी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नीफे से बना होता है दोस्तों। चलिए, दूसरा है क्वेश्चन कि मधुबनी पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है। तो आपके सामने ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश और डी उत्तराखंड। तो जब मधुबनी पेंटिंग का नाम आता है दोस्तों, तो सीधे हम लोग बिहार पे चलते हैं। ठीक है, तो मधुबनी पेंटिंग का संबंध आपका किससे है, बिहार से है। तो कोई आपका जो ऑप्शनल हो जाएगा सी ए बी सही हो जाएगा। ठीक है, बिहार। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न संख्या 3 है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। आपके सामने ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी गुजरात और डी उड़ीसा। तो गिर जो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, गिर से गुजरात। ठीक है, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान आपका गुजरात में स्थित है। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 देखेंगे दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा जड़ नहीं है। आपके सामने ये ऑप्शन है गाजर, बी शकरकंद, सी मूली और डी आलू। तो देखिए, गाजर क्या है, जड़ है, शकरकंद भी जड़ है और मूली भी क्या है, ये तीनों एक ही चीज़ हैं। ठीक है, मतलब स्वाद अलग अलग है लेकिन जड़ वाले पौधे हैं। लेकिन आलू तना में होता है। ठीक है, यानी आलू ऐसे ऐसे रहता है तना, इसमें आलू क्या होता है, लगता है। ठीक है, और ये सब जो है मूली गाजर उजर, ये क्या है, ये सीधे आपका जड़ वाले होते हैं। ठीक है, तो आलू क्या है, तना वाला भाग है, तो इसलिए इसमें से आलू जो है वो जड़ वाला नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए, प्रश्न संख्या 5 देखिए। राज्य सरकार राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन है। ठीक है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है। तो आपके सामने ऑप्शन ए है राज्यपाल, बी मुख्यमंत्री, सी मुख्य सचिव या डी कैबिनेट मंत्री। तो देखिए, जैसे केंद्र में केंद्र सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। कहाँ घट जैसे राष्ट्रपति होता है आपका केंद्र में, उसी तरह राज्य में राज्यपाल की भूमिका होती है। ठीक है, तो राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष आपका राज्यपाल होता है। याद कर लीजिएगा, ऑप्शन ए सही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 6 है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय कौन था। देखिए, गवर्नर जनरल व वायसराय ये इम्पोर्टेंट है, और जो गवर्नर जनरल पूछेगा तो वो अलग है, और गवर्नर जनरल और वायसराय एक साथ पूछेगा, ये अलग है। ठीक है, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व प्रथम वायसराय। ठीक है, चाहे ऐसे हो जाएगा कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय, यानी इंड वाला और ये फर्स्ट वाला। ठीक है, यानी भारत का अंतिम गवर्नर जनरल व प्रथम वायसराय कौन था। आपके सामने ऑप्शन ए है लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, तो लॉर्ड कैनिंग क्या है कि प्रथम गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय थे। ठीक है, क्यों, क्योंकि 1858 के बाद जो गवर्नर जनरल का पद होगा वो हट जाएगा, इसके जगह वायसराय का पद आ जाएगा। ठीक है, तो ये लास्ट आपके गवर्नर जनरल थे और प्रथम वायसराय थे। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग, बी सही हो जाएगा आपका ऑप्शन। प्रश्न संख्या 7 है कि भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था।
यानी भारत में डाक व्यवस्था जो था शुरू हुआ था, उसको शुरू करने वाला कौन गवर्नर जनरल था? आपके सामने ऑप्शन ए है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन। तो देखिए लॉर्ड डलहौजी जो है यह भारत में डाक व्यवस्था चालू करने वाला है, और ये रेलवे की व्यवस्था जो है इसी के शासनकाल में 1853 को क्या हुआ था कि रेल चली थी प्रथम। ठीक है, तो आप याद कर लीजिए कि डाक व्यवस्था और रेलवे की व्यवस्था प्रथम शुरू करने वाला व्यक्ति कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी था। ठीक है, याद कर लीजिए, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 8 देखिए कि बक्सर के युद्ध यानी 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति कौन था? आपके सामने ऑप्शन ए है कि लॉर्ड मिंटो, बी वारेन हेस्टिंग्स, सी लॉर्ड कर्जन और डी हेक्टर मुनरो। तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का जो सेनापति था यानी नेतृत्व कर रहा था वो था हेक्टर मुनरो। ठीक है, तो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था दोस्तों, और इस युद्ध में अंग्रेजों का जो नेतृत्व करने वाला या नेतृत्व करता था वो हेक्टर मुनरो था। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न संख्या 9 कि भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में कह रहा है कि बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो आपके सामने ऑप्शन ए है उड़ीसा, बी है झारखंड, सी है बिहार और डी है मध्य प्रदेश। तो बॉक्साइट जो है उड़ीसा में सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 10 हो जाएगा कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? देखिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी की जगह इसमें टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, भारत कर लीजिएगा। ठीक है, करने वाली भारत में। ठीक है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? तो आपके सामने ऑप्शन ए है इंदिरा गांधी, बी है मदर टेरेसा, सी है एनी बेसेंट और डी है सरोजिनी नायडू। तो नोबेल पुरस्कार की बात करेंगे तो भारत में सर्वप्रथम मदर टेरेसा को मिला था। वही व्यक्ति में बात करेंगे तो भारत में सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था, जो कि इनकी एक साहित्य में मिला था। साहित्य के क्षेत्र में इनका एक गीतांजलि उपन्यास था, इसी पे इनको मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को। तो सर्वप्रथम पुरुष में रविंद्रनाथ टैगोर थे और महिला में मदर टेरेसा थी। ठीक है, उसके बाद प्रश्न संख्या 11 देख लीजिए कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है उनकी नियुक्ति कौन करेगा? आपके सामने ऑप्शन है ए सर्वोच्च न्यायालय, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति और डी मुख्यमंत्री। तो देखिए उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय इनके जो न्यायाधीश होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, तो चाहे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हों या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हों या न्यायाधीश हों, उनको चुनने का कार्य जो है वो राष्ट्रपति करता है, नियुक्त करने का। ठीक है, प्रधानमंत्री को भी नियुक्त यही करता है, कौन? राष्ट्रपति। याद कर लीजिएगा, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। प्रश्न 12 है कि अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई पुस्तक है? देखिए अर्थशास्त्र आप समझेंगे कि इकोनॉमी से है, लेकिन जो अर्थशास्त्र लिखे थे आपके चाणक्य जी वो किस पे लिखे थे? वो राजनीति पे लिखे थे। ठीक है, तो राजनीति वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, न कि अर्थव्यवस्था, राजव्यवस्था, साहित्य पे। जो चाणक्य ने यानी कौटिल्य ने, ठीक है, देखिए चाणक्य के कई नाम थे, एक चाणक्य है, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। ठीक है, ये इनके नाम है किसके? चाणक्य के। तो अर्थशास्त्र जो इन्होंने लिखा था वो राजनीति पे लिखा था। ठीक है, न कि राजव्यवस्था और अर्थव्यवस्था और साहित्य पे। तो जो अर्थशास्त्र है वो आपकी राजनीति पे लिखी गई पुस्तक है, और इसके लेखनकर्ता जो मतलब लिखने वाले आपके चाणक्य हैं या विष्णुगुप्त हैं या कह लीजिए कौटिल्य हैं। ठीक है, ये इतने नाम हैं एक ही व्यक्ति के। ठीक, चलिए तो डी आपका सही हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 13 देखिए कि भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? देखिए भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार आपका कौन होता है? ठीक है, आपके सामने ऑप्शन ए है भारत, बी पद्मश्री, सी है पद्म भूषण और डी है पद्म विभूषण। ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार जो है वो भारत रत्न होता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए आपका सही है। प्रश्न 14 है कि नंदवंश का अंतिम शासक कौन था? नंदवंश का अंतिम शासक कौन था? तो देखिए आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा अशोक, बी घनानंद, सी चंद्रगुप्त मौर्य और डी अजातशत्रु। तो नंदों का जो अंतिम शासक था वो घनानंद था। घनानंद को क्या करेंगे? चंद्रगुप्त मौर्य हराएंगे और उसके बाद मौर्य वंश की स्थापना हो जाती है। तो घनानंद नंदवंश का अंतिम शासक था, और नंदवंश को बसाने मतलब नंदवंश का प्रथम संस्थापक कौन था? तो महापद्मनंद। ठीक है, याद करिएगा, बी आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रश्न 15 देखिए कि आँख का कौन सा भाग आँख के रंग का निर्धारण करता है? यानी आँख के रंग का निर्धारण करने वाला आँख का कौन सा अंग है?
आपके सामने ऑप्शन है पुतली, कार्निया, आइरिस और आईलिड। तो आँख का जो भाग होता है रंग का निर्धारण करने वाला वो आइरिस होता है। कौन होता है? आइरिस। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा राइट। फिर आपका प्रश्न संख्या 16 है कि ध्वनि तरंग किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं। आपके सामने ऑप्शन ए है अपवर्तन, विवर्तन, प्रतिवेदन और परावर्तन। तो ध्वनि तरंग जो प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं वो परावर्तन के कारण करते हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 17 देखिए कि कान में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है। आपके सामने ऑप्शन ए है 6, बी आपका ऑप्शन 3 है, सी 12, डी 8। तो कान में कुल हड्डियों की संख्या जो होती है वो 6 होती है, याद कर लीजिएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। गाजर में नारंगी रंग किसके कारण होता है। अगला प्रश्न है कि गाजर में नारंगी रंग किसके कारण होता है, यानी जो हम गाजर खाते हैं उसका नारंगी रंग किसके कारण होता है। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन है टैनिन, कैरोटीन, इंसुलिन, लाइकोपिन। तो देखिए कैरोटीन के कारण जो है गाजर का रंग आपका नारंगी होता है। ठीक है, तो आप याद कर लीजिएगा कि गाजर के कारण सॉरी दोस्तों, कैरोटीन के कारण गाजर का रंग आपका नारंगी होता है। चलिए प्रश्न संख्या 19 है कि रडार की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर कार्य करती है या किस सिद्धांत पे आधारित है। तो आपके सामने ऑप्शन है ए तरंगों का अपवर्तन, डॉपलर प्रभाव, रेडियो तरंगों का परावर्तन या रमन प्रभाव। तो रडार की जो कार्यप्रणाली का सिद्धांत है वो अब तरंगों का अपवर्तन है। ये आपका राइट आंसर हो जाए ए। उसके बाद है प्रश्न 20, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं, यानी दक्षिणी गंगा के नाम से किस नदी, भारत की नदी को जानते हैं। आपके सामने ऑप्शन ए है कृष्णा, बी तापी, सी महानदी, डी गोदावरी। तो जो बात करेंगे हम लोग कि किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं, तो गोदावरी आपका सही हो जाएगा। गोदावरी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है, याद कर लीजिएगा। 20 का डी हो जाएगा। 21 का शाहजहां ने किसे मलका ए जमानी की उपाधि दी थी। आपके सामने ऑप्शन ए है अर्जुमंद बानो बेगम यानी मुमताज़ महल, बी सलीमा बेगम, सी हमीदा बेगम, डी मलिका। तो अर्जुमंद बानो बेगम यानी मुमताज़ महल को मलका ए ज़मानी की उपाधि दी गई थी, किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए प्रश्न संख्या 22 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। तो आपके सामने ऑप्शन ए है अनुच्छेद 171 के तहत, या अनुच्छेद 161 के तहत, या अनुच्छेद 173 के, या 163 के। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद आपका राज्यपाल को जो मिलता है वो आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति देने की शक्ति है। ठीक है, 161 में। चलिए प्रश्न, सॉरी दोस्तों, एक मिनट। प्रश्न 23, यहाँ 23 है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। आपके सामने ऑप्शन है रेजिन, टेनिन, टाइलिन और रेनिन। तो लार में आपका टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, आपका सी सही हो जाएगा। चलिए फटाफट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। 24 में, 24 है, नंबरिंग थोड़ा दिक्कत हो गया। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। आपके सामने ऑप्शन है बहलोल लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक या सिकंदर लोदी। तो आगरा नगर की जो स्थापना हुई थी वो 1504 ईस्वी में 1504 या 5 ईस्वी में सिकंदर लोदी के द्वारा हुआ था। तो याद कर लीजिएगा, सिकंदर लोदी ने आगरा सागर स्थापना किया था 1505 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 25 की विटामिन शब्द किसने दिया था। आपके सामने ऑप्शन है मेंडल, लुई पास्चर, सिंकलर या फंक। तो विटामिन शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी वो फंक के द्वारा हुई थी। ठीक है, प्रश्न संख्या 25 देखिए कि कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था। तो आपके सामने ऑप्शन ए है 1942 या 1941 या 1946 या 1940। तो भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों स्टार्ट हुआ था 1942 में, और कांग्रेस ने 1942 में ही भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया था, तभी से भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो 1942 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न 26 देखिए, किसी देश को ऋण जाल में फंसा हुआ कहा जा सकता है यदि ऑप्शन ए है उसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा दी गई शर्तों का पालन करना पड़ता है, बी उसे बकाया कर्ज पर ब्याज के भुगतान के ऋण लेना पड़ता है, या सी विदेशी ऋणदाताओं ने उसे ऋण अथवा सहायता देने से इनकार कर दिया है, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा कि उसे बकाया कर्ज पर ब्याज के भुगतान के लिए ऋण लेना पड़ता है। ठीक है,
ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। प्रश्न 27 है आपका, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? आपके सामने ऑप्शन ए है 1930, 31, 32, 34। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में, तो दूसरा जाहिर सी बात है 1932 में होगा, एक साल बाद। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आपका 1932 में हुआ था। ठीक है, चलिए प्रश्न 28 देखिए कि भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? यानी भारत में पुनर्जागरण के जो जनक हैं वो कौन थे? आपके सामने ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, बी स्वामी विवेकानंद, सी रामकृष्ण परमहंस, या डी राजा राम मोहन राय। तो भारत में पुनर्जागरण का जो जनक कहा जाता है वो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, क्योंकि सती प्रथा का उन्मूलन करता यही थे। ठीक है, 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा राजा राम मोहन की सहायता से सती प्रथा का क्या किया गया था? अंत किया गया था। ठीक है, इसीलिए राजा राम मोहन राय को भारत में पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 19 है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? आपके सामने ऑप्शन ए है 1875, 1815, 1955 या 1845। तो आर्य समाज की स्थापना आपकी 1895 में हुई थी, याद कर लीजिएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न 30 है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया जाता है? आपके सामने ऑप्शन है 1 जुलाई, 3 जुलाई, 2 जुलाई या 4 जुलाई। तो जो प्लास्टिक हाल ही में बैग मुक्त दिवस मनाया गया है वो 3 जुलाई को मनाया गया है। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस 3 जुलाई को मनाया जाता है, ऑप्शन बी सही है। प्रश्न 31 है कि भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कहाँ है? आपके सामने ऑप्शन है ए मानस, बी पेंच, सी कार्बेट और डी नागार्जुन। तो भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य आपका जिम कार्बेट में है, जिम कार्बेट अभ्यारण्य में। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न 32 देखिए फटाफट, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधान है? आपके सामने ऑप्शन ए है भाग 6 में, 7 में, 8 में या 9 में। तो 9 में आपके पंचायती राज व्यवस्था से क्या है? संबंधित प्रावधान है, डी सही हो जाएगा। प्रश्न 33 देखिए कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? 1956 में, 1969 में, 1959 में या 1950 में। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पारित किया गया था, याद रखिएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न 34 देखिए, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो आप ये जानिए कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति होता है। पूछ रहा है क्वेश्चन कि स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे, यानी उस समय जो प्रथम उपराष्ट्रपति रहे होंगे वही राज्यसभा का सभापति रहे होंगे। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन उस समय क्या थे? प्रथम उपराष्ट्रपति थे। तो जाहिर सी बात है कि प्रथम राज्यसभा के सभापति भी वही होंगे, तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, किस सूक्ष्म जीवों में सजीव एवं निर्जीव दोनों के गुण होते हैं? आपके सामने ऑप्शन ए है कवक, जीवाणु, विषाणु या प्रोटोजोआ। तो जो जो सूक्ष्म जीव है जिसमें सजीव और निर्जीव दोनों वाली व्यवस्था लागू है भाई, वो आपका वायरस है, यानी विषाणु। ये सजीव और निर्जीव दोनों होते हैं, तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न 36 है कि मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मरु मतलब मरुस्थल। ठीक है, याद रखिएगा। तो उदयपुर में, जोधपुर में, बीकानेर में या जैसलमेर में। तो जो मरु महोत्सव है वो जैसलमेर में मनाया जाता है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न 37 देखते हैं दोस्तों कि भारत का पहला डिजिटल बजट किसने पेश किया? आपके सामने ऑप्शन है निर्मला जी, इंदिरा जी, अमित शाह या मोदी जी। तो जो भारत का वित्त मंत्री रहता है वही वित्त पेश करता है। निर्मला जी जो थी वही प्रथम डिजिटल बजट जो है पेश की थी। ठीक है, निर्मला जी याद कर लीजिएगा। 38 क्वेश्चन नंबर है कि कीबोर्ड पर फंक्शन की जो कुंजियाँ होती हैं उनकी संख्या कितनी होती है? तो आपके सामने ऑप्शन ए है 11, 12, 13, 14। तो कीबोर्ड की जो फंक्शन कुंजियाँ होती हैं वो आपकी 12 होती हैं। ठीक है, याद कर लीजिएगा कि कीबोर्ड पर फंक्शन कुंजियाँ 12 होती हैं। प्रश्न संख्या 39 देखेंगे कि संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन थे? आपके सामने ऑप्शन ए है बी आर अम्बेडकर, बी राजेंद्र प्रसाद, सी सच्चिदानंद सिन्हा या के एम मुंशी। तो संविधान सभा के अस्थाई पूछ रहा है, अस्थाई, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अस्थाई पूछता है यहीं पे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हम लोग क्या करते हैं? टिक करते हैं। लेकिन यहाँ अस्थाई पूछ रहा है, इसलिए सच्चिदानंद सिन्हा क्या थे? संविधान सभा के अस्थाई सदस्य थे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न संख्या 40 की नीति आयोग की स्थापना कब हुई है? यानी नीति आयोग कब अस्तित्व में आया है? ठीक है, आपके सामने ऑप्शन है कि 13 अप्रैल 2014 या 23 जून 2016, 2 मई 2016 या 1 जनवरी 2015।
तो नीति आयोग यानी योजना आयोग इससे पहले इसका नाम था, जिसका नाम चेंज कर दिया गया। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी और इसी का नाम चेंज करके 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग कर दिया गया मोदी जी द्वारा। ठीक है, तो नीति आयोग की जो स्थापना है 1 जनवरी 2015 को हुई है और वही योजना आयोग की बात करें तो 1950 में हुई थी। तो आपका डी सही हो जाएगा आंसर। 41 क्वेश्चन है कि संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है, यानी हमारी जो भारतीय संविधान है इसका व्याख्याकार और संरक्षक कौन होता है। आपके सामने ऑप्शन ए है सर्वोच्च न्यायालय, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी संसद। तो संविधान का जो व्याख्याकार और संरक्षक है वो सर्वोच्च न्यायालय होती है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखिए कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। आपके सामने ऑप्शन ए है समय का, दूरी का, द्रव्यमान का या प्रकाश तीव्रता का। तो प्रकाश वर्ष जो होता है वो दूरी का मात्रक होता है, तो बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 43 कि भारत में सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है, यानी सर्वाधिक पशुओं की संख्या किस राज्य में है भारत में। आपके सामने ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश या डी बिहार। तो बात करेंगे सर्वाधिक पशुधन की, तो उत्तर प्रदेश में क्या है, पशुओं की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44 देखेंगे कि किस मिट्टी का स्थानीय नाम रेगुड़ है। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन ए है लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लैटराइट मिट्टी या काली मिट्टी। तो काली मिट्टी का जो स्थानीय नाम होता है इसे रेगुर मिट्टी कहते हैं। ठीक है, रेगुर मिट्टी कहते हैं, तो काली मिट्टी का स्थानीय नाम रेगुर है। ठीक है, प्रश्न संख्या 45 देखिए, प्रश्न 45 है कि सोयाबीन की उत्पत्ति कहाँ हुई है। तो आपके सामने ऑप्शन ए है चीन, बी अमेरिका, सी मैक्सिको या डी भारत। तो सोयाबीन की जो उत्पत्ति है वो चीन से हुई है। कहाँ से हुई है दोस्तों, चीन से। तो याद करिए कि चीन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 46 देखिए कि रक्त समूह के खोजकर्ता कौन थे। आपके सामने ऑप्शन ए है फ्लेमिंग, लैंडस्टीनर, विलियम हार्वे या एडवर्ड जेनर। तो देखिए रक्त समूह जो होता है उसके खोजकर्ता थे लैंडस्टीनर, यानी आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लैंडस्टीनर रक्त समूह के खोजकर्ता थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न 47 कि लुई पास्चर ने किसकी खोज की थी। आपके सामने ऑप्शन है पोलियो का टीका, इंसुलिन, रेबीज का टीका या पेनिसिलिन का। तो लुई पास्चर जो थे वो रेबीज के टीके के खोजकर्ता थे। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48 देखिए, घेंघा नामक रोग किसकी कमी के कारण होता है, यानी घोंघा, घेंघा यहाँ होगा, घोंघा जो होता है गले पे। तो जाहिर सी बात है घोंघा आप लोग जानते हैं कि नमक के कारण होता है, यानी आयोडीन। तो घोंघा आयोडीन की कमी के कारण होता है। आपका डी सही हो जाएगा। प्रश्न 49 है कि शरीर के अंदर लोहे की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है। आपके सामने ऑप्शन ए है कि रक्तहीनता, वड़ंधता, रतौंधी या तपेदिक। तो शरीर में जब रक्त की कमी होती है तो रक्तहीनता नामक रोग हमें हो जाता है। तो याद करिए कि शरीर में लोहे की कमी के कारण रक्तहीनता नामक बीमारी होती है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। प्रश्न 50 आपका पूछ रहा है मूत्र का पीएच मान कितना होता है। आपके सामने ऑप्शन ए है 7, 6, 5, 4। तो मूत्र का जो पीएच मान होता है वो होता है 6.0, यानी हमारा मूत्र क्या है, अम्लीय है। ठीक है, अब देखिए अम्लीय क्षारीय किसे कहते हैं। यहाँ पे मैंने एक पीएच पैमाना बना दिया। ठीक है, यहाँ से सॉरी दोस्तों, यहाँ से आपका चला गया ये माइनस है, सॉरी दोस्तों गलत हो गया। ये हमने एक पैमाना बनाया लेफ़्ट और राइट, यहाँ हमने 0 कर दिया, इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक आएंगे। ये आपका 7 है, गड़बड़ हो जा रहा है दोस्तों, अब ध्यान से समझिए। ये बीच में 7 हो गया, उधर 1 से और 6 तक 6.9 तक जो पैमाने में आता है वो अम्लीय हो जाता है। उसके बाद आपका 7 से जब 7.1 से अधिक होगा, यहाँ जितना तक चला जाए वो आपका क्षारीय होता है। जो आपका 7 होता है ये आपका उदासीन होता है। ठीक है, ये आपका पीएच पैमाना है। तो ये आपका हो गया दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर हम यूपीएसएससी पेट का ऐसे ही क्वेश्चन लेके आएंगे। अब हिंदी का प्रैक्टिस सेट होगा, उसके बाद इसका भी प्रैक्टिस सेट चलता ही रहेगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।